स्वागत है आपका जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं आपके सर पर हैं, यानी कि आने ही वाली हैं जल्दी ही। तो उस परीक्षा से पहले एक हम अंतिम प्रहार करेंगे। उस परीक्षा से पहले हम एक रिवीजन बतौर कुछ सेट लाए हैं पुरानी परीक्षाओं के, कुछ पुराने पेपर कराएंगे, उसके अलावा कुछ मॉडल पेपर कराएंगे। तो डेली ये मैथ की क्लास होगी, इसके अलावा अन्य भी विषय कराए जाएंगे। तो आज उसी क्रम में हम शुरू करेंगे डीएलएड द्वितीय वर्ष का जो सेमेस्टर था, उसमें गणित प्रश्न पत्र था आपका 2022 का। इसको सोल्व करेंगे। इससे जो है आपका रिवीजन भी होगा, आपको पता भी चलेगा कि इस तरीके के सवाल हैं, और उसी तरीके का कोई सवाल अगर रिपीट होता है तो आप उसे कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बैक 1 या 2 नंबर से ही आती है। इसे करने से आपकी ये बैक आने से बच सकती है। तो देर न करते हुए देखते हैं आज का प्रश्न पत्र। देखिए, 2022 में पूछा गया था डीएलएड द्वितीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र है, जैसे कि आप जानते हैं 25 नंबर का होता है ये। इसमें जो है पहले जो है 5 अंकों के जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, यानी कि जिसमें बहुत सारे विकल्प दिए होते हैं, वो उस विकल्प में से कोई सा एक क्वेश्चन छाड़ना होता है। उसके बाद आपका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, और उसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो एक एक कर यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सबसे छोटी पूर्णांक है, तो सबसे छोटी पूर्णांक यहां पर छांटेंगे। देखिए, पूर्णांक से पहले हम चर्चा करेंगे कि देखिए संख्या पद्धति से क्वेश्चन लिया गया है शुरू में ही। पहले क्या होते हैं आपके प्राकृतिक संख्या होती है, यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है वे कौन कौन सी होती हैं आपकी? प्राकृतिक संख्या होती हैं आपकी, जैसे कि आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, और ये अनंत तक चलती रहती हैं। तो ये क्या होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं। इसके बाद आपकी आती हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? तो पूर्ण संख्या होती क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में हम सिर्फ 0 और बढ़ा दें तो इन्हें पूर्ण संख्या कहेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं होगी, और अनंत तक ये चलती रहेंगी। इसके बाद क्या होता है आपका पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो ये जो पूर्णांक पे ही क्वेश्चन पूछा गया, ये देखते हैं पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, और ये अनंत तक। और इसमें क्या है, इधर माइनस में भी अनंत तक होती है, जैसे -1, -2, -3, -4। तो ये भी क्या है, अनंत तक माइनस में चलती है, यानी कि 0 से प्लस की तरफ भी अनंत तक और माइनस की तरफ भी अनंत तक। तो ये क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। अब प्रश्न क्या है? सबसे छोटा पूर्णांक। देखिए, सबसे छोटा पूर्णांक जो होता है वो हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। सबसे छोटा पूर्णांक तो माइनस का सबसे छोटी संख्या अगर वो अनंत तक जा सकती है। तो यहां पर ऐसी भी कोई संख्या नहीं दे रखी, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है। देखिए, परिमाप कितना दे रखा है? 3 मीटर दे रखा है। त्रिभुज जो है आपके भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसमें की भुजा कोई भी भुजा बराबर ना हो, यानी कि कोई भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो अगली 6 सेंटीमीटर की है, तो उससे अगली 7 सेंटीमीटर के, 7, 6, 5। तो ये क्या हुआ आपका? विषमबाहु त्रिभुज हुआ। यही जो है समबाहु त्रिभुज क्या होगा कि 2 भुजाएं तो 5-5 सेंटीमीटर की हैं, लेकिन एक भुजा 6 सेंटीमीटर की, तो उसमें समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये 2 भुजा बराबर है। लेकिन समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में जो होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी जो है तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि तीनों भुजाएं, एक उदाहरण बतौर हम ले सकते हैं, 3-3 या 5-5 मीटर की हो सकती हैं। तो यहां पर जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि इसका जो परिमाप है समबाहु त्रिभुज का, तो वो क्या है? 3 है। तो परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है आपका, सॉरी, परिमाप निकालना है पहले, में परिमाप दे रखा है। तो परिमाप जो होता है वो होता है आपका तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब यहां पर क्या है? परिमाप है 3 मीटर। तो एक भुजा कितने की हो जाएगी हमारी? ये निकालने के लिए हम तीनों भुजाओं का योग होगा, तो एक भुजा हो जाएगी हमारी 1 मीटर की, यानी कि 1 मीटर की एक भुजा हो गई हमारी, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग था 3 मीटर परिमाप। तो परिमाप से एक भुजा निकाल ली 1 मीटर, तो 1 मीटर की एक भुजा, 1 मीटर की एक भुजा, 1 मीटर की एक भुजा, क्योंकि सारी ही
भुजाएं बराबर हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका √3/4 भुजा का वर्ग। ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसमें भुजा का वर्ग कर देंगे यहां पर, तो √3 यानी कि वर्गमूल 3/4, और भुजा का वर्ग क्या होगा 1 का वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग 1 होगा। 1 से गुणा करने के बाद भी क्या आएगा आपका √3/4। तो इसका आंसर क्या होगा आपका √3/4। और ये क्या में आ गया, क्योंकि भुजा मीटर में थी तो वर्ग मीटर में इसका आंसर आएगा। तो वर्ग मीटर में √3 जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यहां पर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से यहां पर निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याएं बताइए। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जो या तो स्वयं से 1 से कटे, यानी कि 1 से पूरी पूरी भाग चली जाए, या स्वयं से पूर्ण रूप से विभाजित हो, या अपने आप स्वयं से। जैसे आपकी जो है 13 है, तो मान लीजिए 13 कैसी संख्या है, या तो ये 1 से पूरी पूरी भाग जा सकती है, या खुद स्वयं 13 से कट सकती है पूरी पूरी। तो ये क्या हुआ आपका, एक तरीके से आपका जो हुआ ये क्या हुई अभाज्य संख्या क्या होती है 1 से कटे या स्वयं से कटे। और भाज्य संख्या क्या होती है जो 1 तो से तो कटती हैं और स्वयं से भी कटती हैं, लेकिन उसके साथ साथ औरों से भी कट जाती हैं वो, तो वह अभाज्य संख्या होती है। लेकिन अभाज्य संख्या यहां पर पूछा था, अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी नहीं, तो 2 जो है ऐसी संख्या 1 से भी कट जाएगी, 2 से कटे। 4 ऐसी संख्या है जो 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। लेकिन यह 11 है 2 3, देखिए 2 भी अब 1 से और 2 से कटेगी, 3 जो है 1 से और 3 से कटेगा, 11 जो है 1 से और 11 से कटेगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही होगा। इसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक तथा गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। देखिए प्रतिलोम जो शब्द है उसका मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का क्या मतलब होता है आपको मैं बता दूं, उल्टा शब्द होता है यहां पर। और इसके बाद जो है यहां पर उल्टा शब्द जो है मैंने एक बात बताने के लिए रख दी है यहाँ। उल्टे से मतलब क्या हुआ, यदि योग है यानी कि योगात्मक है, योग आ रहा है तो योग का उल्टा हो जाएगा घटा, और घटा आ रहा है तो उसका उल्टा हो जाएगा योग। ऐसे ही यदि गुणा है तो गुणा का प्रतिलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, भाग होगा। तो यहां पर यही सवाल करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए -3 का योगात्मक निकालना है, -3/4 का क्या निकालना है, योगात्मक। तो ये माइनस का है तो इसका योगात्मक क्या होगा, प्लस का हो जाएगा 3/4, यानी कि माइनस का निशान यहां से हट जाएगा। और -3/4 का क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, यानी कि जो चीज भाग में है वो गुणा में चली जाएगी, जो ऊपर गुणा में है वो भाग में आ जाएगी, यानी भिन्न यहां पर उल्टी हो जाएगी 3/4/3, और चिन्ह वहीं का वहीं रहेगा। तो ये 3/4 और -3/4 और -4/3 जो है ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही होगा। इसके बाद आपका अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सी नहीं। देखिए रेखीय समीकरण और सर्व समीका ये सारी चीजें क्लास में डिस्कस की जा चुकी हैं आपकी ऑफलाइन क्लास में और जो आपके पेड बैच चल रहे हैं। लेकिन यहां पर जो है हम सिर्फ जो है रेखीय समीकरण को पहचानेंगे। देखिए कौन सी नहीं है, यानी कि जो रेखीय समीकरण नहीं है उसे पहचानेंगे। देख x + 8 = 27 रेखीय समीकरण है, 3x - 5 = 2x + 8 ये भी रेखीय समीकरण है, और x/5 = 6 ये भी रेखीय है। लेकिन ये क्या है, द्विघातीय रेखीय समीकरण है, तो इसका ये जो है रेखीय समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही होगा। अब ये 5 विकल्प के बाद आपके आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक लिखिए। देखिए ठीक बात क्या कब पूछा है यहां पर, देखिए ठीक बात को जो है पूर्ववर्ती भी लिखा हुआ आता है, यानी कि परावर्ती भी, परावर्ती का मतलब होता है जो है ठीक बाद का, और ठीक बाद का, या इसे जो है अगली संख्या भी बोल सकते हैं, अगली संख्या। जैसे यहां पर 2 है तो 2 का जो परावर्ती होगा तो वो क्या होगा, ठीक इसके बाद का होगा तो वो क्या होगा, 3 होगा इसका परावर्ती संख्या। इसी तरीके से पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है, ठीक पहले का, या इसे बोल सकते हैं पिछली संख्या, ठीक पिछली संख्या।
तो जैसे मान लीजिए 2 है तो इसकी जो है पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ठीक पहले 1 आती है। तो इसे आप जो है अगली संख्या हम 1 जोड़कर प्राप्त करते हैं, ठीक बात की, और जो पहली संख्या होती है उसमें 1 घटाकर प्राप्त करते हैं। तो यहां पर हमें जो है ठीक बात की देखनी है। तो ठीक बात के लिए क्या होगा, 4x - 6, और इसमें क्या करेंगे हम प्लस 1 जोड़ देंगे क्योंकि हमें अगली संख्या लानी है। तो ये क्या होगा, 4x - 6 है और ये प्लस का 1 है, तो यहाँ बचेंगे -5। तो ये होगी आपकी ठीक बात की संख्या 4x - 6 की। इसके बाद अगला सवाल आपका आता है, इसे सरल करना है आपको। देखिए सरल करने के लिए जो है बहुत जो है ये समीकरण आपको खूब करवाई है क्लास में। जैसा पहला आपका दे रखा है, यहां सबसे पहले इनकी ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाई तो पहले कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह जो है वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस का चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये तो माइनस ऑलरेडी है, 6/7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम विधि से निकालेंगे। इसे लघुत्तम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 3, 5, 7 इसका लघुत्तम लेंगे। तो पहले 3 से काटेंगे, 3 ही का ना 3, 5 ऐसे कैसे उतर गया, फिर 5 से काटेंगे, 5 ही का ना 5, 7 ऐसे ही रहेगा, फिर 7 से काटेंगे तो जो है इस तरीके से आपका एक यहाँ पर भी 1 आ गया। इनकी तीनों की गुणा करके जो है आपका जो है एलसीएम निकल आएगा। वो एलसीएम तीनों गुणा करके आएगा 105। अब हम क्या करेंगे, 3 से हम इसे 3 से भाग देंगे 105 को, तो ये जाएगी आपकी 35 बार। और 35 से जब हम 2 की जो है गुणा करेंगे, यानी कि आप हर से जो है लघुत्तम को भाग देते हैं, जो भाग देकर आता है अंश से उसकी गुणा कर देते हैं। 3 से इसे भाग दिया 105 को, 35 आया, 35 दूनी 70 यानी कि -70। फिर आपका जो इसी तरीके से 5 से भाग दी तो आया 21, 21 की 4 से भाग दी तो आगे 84, -84। उसके बाद आप 7 से 105 को भाग देंगे 15, 15 छक्का 90 यानी कि -90। अब ये क्या हुआ, जोड़ के क्या हुआ आपका, यहां पर देखेंगे माइनस के कितने हो गए आपके 244/105, ये इसका आंसर हुआ। तो ये आपने देखो सारा माइनस माइनस एक जगह जोड़ लिया, तो माइनस के 244/105 ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है आपका। देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग की जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है। देखिए वर्ग की जो सबसे पहली जो कंडीशन होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसके प्रत्येक कोण जो है समकोण होता है, यानी ये कोण भी 90 डिग्री का, ये भी और ये कोण भी और ये भी सब 90 डिग्री के हैं। अब क्या करना है हमें, तो इसके अंदर कितनी मतलब क्या दिया है ना, इसके अंदर वाली जो वर्ग 5-5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटने हैं हमें। तो अंदर एक वर्ग, पहले एक वर्ग की क्या लंबाई चौड़ाई है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो ऐसे ऐसे कितने वर्ग इस बड़े वाले वर्ग में फिट हो जाएंगे, ये हमें निकालना है। तो जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2 होता है, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा की घात 2। तो 15 सेंटीमीटर वाले 15 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा की घात 2, यानी कि एक भुजा कितने की 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर। और 15 के स्क्वायर को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 15। और जो आपका क्षेत्रफल होता है वो वर्ग जो इकाई होती है वो लगा देते हैं वर्ग लिख के, और उसमें जो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ये लगा देते हैं, तो वर्ग सेंटीमीटर। इसे सोल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे को आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। इस तरीके से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो 5 सेंटीमीटर का होगा भुजा का वर्ग, यानी 5 सेंटीमीटर वाली भुजा 5 का वर्ग, 5 × 5 ये क्या हो गया, वर्ग सेमी। अब ये जगह इतना टुकड़ा जब हम काट रहे हैं, ऐसे ऐसे कितने टुकड़े कटेंगे, तो जो हमारा पूरा एरिया होता है, चाहे वो रोटी का हो, चाहे वो आपका प्लॉट का हो, चाहे वो आपकी क्यारी का हो, और जो छोटी क्यारी बना रहे हैं उसके क्षेत्रफल से बड़े वाले क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। तो वर्ग की संख्या जो कटने वाले वर्ग हैं, कटने वाले वर्ग की संख्या क्या होगी, या जो 5 सेंटीमीटर वाले जो
भुजा के वर्गमूल की संख्या क्या होगी, तो वो क्या करेंगे हम 15 गुणा 15 यानी कि बड़े वाले क्षेत्रफल को छोटे वाले क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो अरे 3 क्या 3 की गुणा कितनी है 9, तो 9 वर्ग कट सकते हैं, यानी अधिक से अधिक 9 वर्ग हम काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर, बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में बताना है। अब देखिए, अब सबसे पहले तो आप घनाभ देख लिए, घनाभ क्या होता है। घनाभ में जो है कोई भी बर्तन है घना, उसको घनाभ को देख लेते हैं पहले आप। घनाभ जो होता है उसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। घनाभ के एक घनाभ मैंने आपके सामने बना दिया, कुछ इस तरीके का होता है घनाभ, और इसके बारे में पहले हम देखते हैं। देखिए, इसकी जो ये जो है यहां से यहां तक की क्या है आपकी लंबाई है घनाभ की, ये क्या है आपकी चौड़ाई है, और ये क्या है आपकी ऊंचाई है। अब घनाभ के अंदर जो भी जल आएगा वो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा, नहीं घनाभ का जितना क्षेत्रफल होगा इतना ही उसके अंदर जल आ सकता है। तो लंबाई यहाँ 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी यहाँ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें प्रत्येक कोर जो है बराबर दी है, और ऊंचाई जो है ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का क्षेत्रफल यानी घनाकार बर्तन का क्षेत्रफल, घनाकार बर्तन का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है आपकी 10 सेमी, ये सेमी है सब, 10 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 10 सेमी। तो 10 और 10 की गुणा करेंगे 100, और 100 की 10 से गुणा करेंगे 1000, तो 1000 तो संख्या गुणा करेंगे। सेंटीमीटर कितनी बार आई है ये आपका 3 बार, तो इसे लिख देंगे घन सेंटीमीटर, घन सेमी, या सेंटीमीटर के ऊपर घन लगा के इस तरीके से हम प्रदर्शित कर देते हैं। अब जितना इसका क्षेत्रफल है इतना ही पानी आएगा इसमें, लेकिन पानी उसने लीटर में पूछा है, तो एक पैमाना होता है, ये आपको इकाई मतलब पैमाने याद कर लेंगे। पैमाना जो होता है, पैमाना वो होता है आपका 1 लीटर जल, मतलब 1 लीटर बराबर 1000 सेमी घन, और 1000 सेमी घन हमारा आया है, तो कितना हुआ हमारा पानी, ये कितना आया था 1 लीटर पानी आएगा। कितना पानी आएगा बर्तन में 1 लीटर। अतः बर्तन इसे लिख सकते हैं आप परीक्षा में, अतः बर्तन में जो है जल जो आएगा, जल का आयतन जो होगा वो 1 लीटर होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें गुणा करनी थी केवल, ये एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, व्यंजनों की गुणा बहुत आसान है, कक्षा 3, 4, 5 तक ये आ जाती है आपकी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, इसे इसमें गुणा करनी है, एक्स प्लस बाई ये गुणा करनी है। तो पहले एक व्यंजन कोई सा ले ली, मान लीजिए एक्स से हमें गुणा करनी है, तो एक्स से गुणा करेंगे एक्स को, तो जितनी घातें हैं वो जुड़ जाते हैं गुणा में, एक घात यहाँ है, 2 घात यहाँ है, तो एक्स की घात 3 हो गई, माइनस 1 एक्स की घात यहाँ, एक्स की घात यहाँ 2 हो गई एक्स की घात, और बाई ऐसे लिख दिया इसके साथ, प्लस बाई के साथ ये मिल नहीं सकता क्योंकि अलग है, बाई स्क्वायर इसके आगे क्या कर दिया एक्स लिख दिया, एक्स की घात अलग हो गई, बाई की अलग होगी, क्योंकि एक तरीके के चर नहीं है इसलिए घातें यहां पर नहीं जुड़ी। अब क्या करेंगे, बाई से गुणा कर देंगे, बाई से हमने एक्स में गुणा करी तो बाई अलग होगा और एक्स स्क्वायर अलग होगा, अलग अलग ये गुणा इस तरीके से प्रदर्शित कर देंगे। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, समझ लो कि ये गुणा हो गई। इसमें चाहे बाई को पहले लिख दो या बाद में लिख दो, गुणा में मान लीजिए आप 3 गुणा 5 लिख दो या 5 गुणा 3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी सुविधा के अनुसार इन व्यंजनों को आगे पीछे गुणा में कर सकते हैं, लेकिन प्लस में और माइनस में हम ये नहीं कर सकते। उसके बाद बाई की गुणा होगी इसमें, तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो पहली बात तो यहाँ चिन्ह देख लेंगे, क्योंकि जहां प्लस प्लस आ रहा है वहां तो प्लस प्लस आएगा, और जो माइनस प्लस की गुणा हो रही है माइनस प्लस, प्लस और माइनस की गुणा, पहले चिन्ह की गुणा देखेंगे तो ये माइनस आ गया। अब बाई की इसमें गुणा करेंगे तो एक्स तो ऐसे का ऐसे आ गया, बाई की एक घात ये हो गई बाई की 2 घात, फिर प्लस प्लस है दोनों तो यहाँ प्लस आ गया, बाई की 2 घात पहले से एक घात ये है तो बाई की 3 घात हो गई। अब इन्हें क्या करेंगे हम, इन्हें जोड़ देंगे, जोड़ने पे क्या होगा, जो विपरीत चिन्ह है वो कट जाते हैं, जैसे कि ये इतने हैं, ये माइनस के हैं, प्लस के हैं, तो ये खत्म हो गए, घट गए, 0 आ गया। अब इतने ही प्लस के हैं, इतने माइनस के, घट गए, 0 आ गया, तो क्या बचा, एक्स की घात 3 प्लस बाई की घात 3, यह आपका आंसर हो गया। इससे अगला क्वेश्चन आपका आता है
क्वेश्चन नंबर 11, किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेष 1 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या तो पता नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, माना संख्या बराबर क्या है, x है, और x का क्या है, x का 1/4, x का क्या करेंगे हम, x का 1/4, x का 1/4 कर दिया, और उसमें से भी हमें क्या करना है, 1 घटाना है, और कितना बचता है हमारा शेष, बराबर 1 ही बचता है। तो x का 1/4 माइनस 1 घटाने पर शेष क्या बचता है, बराबर क्या आता है, उत्तर 1 आता है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, का मतलब होता है गुणा, और 1 की और x की गुणा होगी तो 1x हो जाएगा, 1 को दर्शाते नहीं है, और 4 इसके नीचे आ जाएगा, और ये माइनस है इधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 के साथ ये प्लस बन जाएगा, 1 के साथ क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और x/4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ कोई संख्या है नहीं तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 लिखने से कोई मान चेंज नहीं होता किसी भी संख्या का, नीचे हर में 1 लिखने से, तो 1 की गुणा हम x में करेंगे, और 4 की गुणा हमको जो है 4 दूनी 8 से हो जाएगी, तो इसका अंतर वह संख्या क्या होगी आपकी, 8 होगी। ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आप नीचे लाइन लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपके लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके जो है सबसे पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है, बगीचे का क्षेत्रफल बनाना है। अब वर्गाकार बगीचा है, वर्गाकार है तो उसका जो बगीचा जो है वर्गाकार है, तो चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लगभग मतलब बराबर बनाने की कोशिश करिए। अब क्या है, उसकी तरफ जो है 50 सेंटीमीटर चौड़ा मारा गया, तो यहां से यहां तक की दूरी 50 सेंटीमीटर हम छोड़ के, चारों तरफ 50-50 सेंटीमीटर छोड़ के जो है हमने क्या काम करा, सड़क बना दी। तो इसकी जो चौड़ाई है इसकी या कहीं भी नापेंगे तो 50 सेंटीमीटर होगी, तो यहां से यहां तक की भी चौड़ाई कितनी होगी आपकी, ये भी होगी आपकी 50 सेंटीमीटर, ठीक। और यहां से यहां की भी क्या चौड़ाई होगी आपकी, 50 सेंटीमीटर। और टोटल जो है हमारी वो कितनी है, यहां इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जो है हमारी कितनी है, 51 मीटर, ये मीटर में है। तो अब हमें ये वाली दूरी निकालनी है, क्योंकि हमें इस वाले बगीचे का क्षेत्रफल चाहिए, बगीचा तो अंदर है, बगीचे का क्षेत्रफल चाहिए वर्गाकार, क्योंकि एक भुजा का बदल जाएगा तो सारी भुजाएं बराबर है, ये सारी कंडीशन चारों भुजाओं पे लगेगी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो हमने क्या देखा कि टोटल यहां से यहां तक 51 मीटर है, तो टोटल लंबाई में से क्या करेंगे हम, 50 सेंटीमीटर इधर से घटा देंगे, 50 सेंटीमीटर इधर से घटा देंगे, तो टोटल लंबाई में से, यानी कि सड़क सहित बगीचे की लंबाई, कुल लंबाई में से जो है, कुल भुजा में से जो है हम जो है भुजा वो कितनी है, 100 जो है कुल भुजा 51 है, तो बगीचे की भुजा कितनी होगी, बगीचे की भुजा होगी 51 माइनस सड़क की दूरी हम घटा देंगे, माइनस 50 और 50 100 सेमी, 50 और 50 100 सेमी, ये मीटर में है, 100 सेमी का मतलब होता है 1 मीटर, तो ये 51 मीटर में से 1 मीटर चला गया, तो कितने बचे आपके, 50 मीटर बचे। यानी कि बगीचे की एक भुजा कितनी हुई, 50 मीटर की, ये भी 50 मीटर की, ये भी 50 मीटर की, ये भी 50 मीटर की। और तो वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा की घात 2। ये आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे कि वर्गाकार क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और इनके परिमाप क्या होते हैं, तो इस तरीके से याद करना। भुजा कितनी आ गई हमारी, 50 मीटर आ गई है, 50 मीटर, इसका क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे, 50 गुणा 50 कितना हो गया, 25 और 2 जीरो बढ़ा दिया, ये क्या हो गया, वर्ग मीटर। तो इस तरीके से 2500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हुआ बगीचे का। तो ये आंसर आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले एक हमें ये समीकरण दे रखी है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो है 82/9 है। तो हमें x की घात 3 1/x की घात 3 का मान हमें यहां पर बताना है। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, यह माइनस का निशान है, तो इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो है सूत्र आपको याद होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लिखेंगे। तो ये क्या होता है आपका, a का वर्ग
प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जहां जहां a है वहां वहां हम x रख देंगे, और जहां जहां b है वहां वहां हम 1/x रख देंगे। तो इस तरीके से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर लिखने से कोई फायदा नहीं, एक गुणा एक ही आ जाएगा, माइनस 2x यानी कि a गुणा b क्या है 1/x, तो गुणा में है x/x कट गया, यहां 2 बचेगा खाली। तो ये क्या है, अब इसका मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान है हमारा 82/9। तो 82/9 प्लस सॉरी माइनस 2 के नीचे 1 लिख देंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे हम। तो ये क्या हुआ आपका 9 का 9 यानी कि ये 89 और 9 दूनी 18। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 64। इसमें से 18 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, 64/9। अब 64/9 है, ये क्या है 64/9, ये स्क्वायर है। यहां पर जब यहां से स्क्वायर हटाना होगा तो हमें दोनों तरफ क्या करना होगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। हम गणित में जो भी करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग कर सकते हैं, 2 और 2 जोड़ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 5 बराबर 3 है, तो इसमें दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 गुणा 6। तो इसका जो मान है वो उसमें चेंजिंग नहीं आती, मतलब कि इसमें जो है दोनों तरफ एक सा करेंगे तो दोनों तरफ हम वर्गमूल निकाल देंगे। यहां वर्गमूल निकाल दिया और इसका भी वर्गमूल निकाल दिया। वर्गमूल निकाल के क्या हुआ, ये वर्ग हट गया इसका, x माइनस 1/x बराबर 64 का क्या होगा आपका 8 गुणा 8 था ये, और 9 का 3 तिया 9, यानी कि इसका भी वर्ग जब निकल गया इधर से तो ये आ गया आपका 8/3। तो ये आ गया आपका 8/3। क्या ये का मान आ गया ये x। तो 1 मिनट रुकिए, x बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो x माइनस 1/x का मान आ गया 8/3। तो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप आएगा इसमें, इधर थोड़ा पेज साफ कर लेते हैं ये। चलेंगे यहां से, इरेजर काम नहीं कर रही, तो यहां पर इरेजर काम नहीं कर रही है आपकी। तो यहां से फिर से दोबारा पेन से थोड़ी जगह में देख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इसमें नया पेज लेते हैं, यहां देख लेते हैं अगर हो जाएगा तो। फिर क्या करेंगे, हम ए की 3 बी की 3 वाला सूत्र लगाएंगे। ए की 3 का मतलब होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, x3 माइनस 1, x3 का मतलब हुआ यहाँ पर x माइनस 1/x, और ये ब्रैकेट यहाँ पर जो है यहाँ x का स्क्वायर प्लस x दशमलव x प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ ये जो मान हमने निकाल रखा है 8/3 आ गया यहाँ पर 8/3, और यहाँ पर जो है अंदर जो है इस x से ये x कट गया, 1 का मतलब कुछ नहीं होता, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमने यहाँ निकाल रखा था। इसका मान होता है आपका ये, इसका मान होता है आपका 82/9 प्लस 1, जो 1 बचा था यहाँ पर। और उसके बाद जो आपका आता है 8/3, और इसे सोल्व करके जो आएगा 82/3 को, ये आएगा आपका 91/9, और 91/9 को जो है सोल्व करेंगे तो हम ये आएगा आपका 728/27। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इस सवाल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, इसे मैं दोबारा से डिस्क्राइब कर दूंगा। अब आता है आपका अगला सवाल, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा सवाल था। ये फ्री के नंबर देते हैं ऐसे सवाल, तो इस फ्री के सवाल को भी कुछ बच्चे गलत करके आए हैं।
अगर परीक्षाओं में ऐसा सवाल आए तो आप गलत ना करें। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात बताना है। तो ज्यादा है उसकी मान लेते हैं, घटा लेंगे, फिर माना पिता की आयु, पिता की आयु मान लिया हमने x वर्ष है, x वर्ष है। अब क्या है, माँ की आयु, माँ की आयु कितनी होगी, जब पिता की आयु x वर्ष है तो ये क्या होगी, 5 वर्ष कम है, यही जो x है तो उसमें से क्या होगा 5 वर्ष वो कम हो जाएगी। अब क्या है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या थी, यानी 10 वर्ष पहले। अब मान लीजिए आज 50 साल है तो 10 वर्ष पूर्व 40 होगी, तो कैसे घटाएंगे, 10 में घटा देंगे, उसमें तो 40 आ गया। तो ऐसे इसमें से करेंगे, 10 वर्ष पूर्व क्या होगा, इसमें से 10 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 10, और इसमें से 10 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 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 रहेंगे, और 5 और 10 15। तो ये आ गई आपकी पिता की आयु और ये आ गई x माइनस 15 की आयु। तो इनका अनुपात क्या होगा, पिता और माता का, पिता और माता की आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात को हम भाग में लिख सकते हैं, तो वो होगा आपका x माइनस 10 बटे x माइनस 15। लेकिन जो प्रश्नानुसार अनुपात है वो कितना दे रखा है, 5:6, यानी 5/6 लिख सकते हैं इसे। अब 6 की गुणा इधर होगी और 5 की गुणा इसमें नीचे होगी, 6 की गुणा उसमें करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा 6x और माइनस 60, 10 छंग 60, ऐसी 5x माना 15 पंजे 75। ठीक, अब क्या है 6x इस तरीके से जाएगा, इधर प्लस का x इधर आकर माइनस हो जाएगा ये, और इधर माइनस 75 है ये, इधर माइनस का 60 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा ये आपका जो है प्लस का 60 हो जाएगा। इधर क्या बचा 5x बचा। अब इधर क्या बचा आपका जो है, एक मिनट 10 ठीक 5/6 और सही है 5 इधर करा 5x, ये 5x हो गया, ये 5x है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 5x माइनस का होगा तो खाली x बचेगा, ये खाली x बचेगा, माइनस के 75 हैं, माइनस के 75 इधर 60 प्लस के हो जाएंगे 15 पंजे 75 भाई यार 15 56 सॉरी इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये सवाल इस तरीके से नहीं होगा। इस सवाल में जो है हमने अनुपात लिखने में गलती कर दी, क्योंकि पिता की उम्र ऊपर लिखी जाती है और हमने माता की उम्र जो है नीचे लिख दी, तो इसलिए ये माइनस प्लस में गलती हो रही है। देखिए पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु है हमारी जो है वो है, यहाँ पर जो है इन्होंने अनुपात जो दिया है वो दिया है माँ का अनुपात पहले, माँ की और पिता की, माँ पहले लिखा है पिता बाद में लिखा है, तो माँ का जो है उम्र जो है पहले लिखी जाएगी। तो माँ की उम्र कितनी है x माइनस 15 अनुपात x माइनस 10, ये जो है आपके, लेकिन प्रश्न अनुसार गया 5:6। अब अनुपात को हम जो है बटे में लिख सकते हैं, x माइनस 10 बराबर 5/6। 6 की इधर गुणा करेंगे x माइनस 15 छक्का 90, इधर करेंगे x माइनस 5x माइनस 50 और 6x माइनस 90, 6x माइनस जो है इधर माइनस के 5 है, इधर आके ये प्लस के 5 है, इधर माइनस के हो जाएंगे, और इधर माइनस का 90 जो है क्या हो जाएगा प्लस का 90 हो जाएगा, आपका प्लस का 90 हो गया ये। और यहाँ बचा आपका x में से जो है यहाँ कितने बचे प्लस के 40 बचे, यानी पिता की आयु कितनी होगी आपकी 40 वर्ष होगी। लेकिन हमें निकालनी है माता की, तो माता की आयु क्या है x माइनस जो है 5 है, यानी 5 वर्ष हम घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हुआ आपका 35 वर्ष इसकी आयु हुई। ये इस तरीके से सवाल होना था। इसके बाद जो है अगला सवाल आता है आपका सवाल नंबर 15 में हमें क्या करना है, एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर, उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा को ज्ञात कीजिए जिसकी टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जाए। ऐसी सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, हम कमरे की जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उन क्षेत्रों का जो है
क्षेत्रफल का जो है हम क्या करेंगे, और टाइल के क्षेत्रफल में के दोनों के क्षेत्रफल को क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है एक दूसरे जो मैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बिना तोड़े जो है यहाँ पर बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, हमारी कमरे की लंबाई बराबर क्या होगा हमारा 64 मीटर को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, तो इसे सेंटीमीटर हम मीटर बना लेंगे, इकाई एक करेंगे जब ये जो है जुड़ पाएगा। तो हमने क्या करा 6400 सेमी प्लस 7 सेमी, तो सेंटीमीटर में हो गया ये। तो ये क्या होगा आपका 6407 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए करा क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर जोड़ने थे, एक जगह लानी थी, एक संख्या बनानी थी। चौड़ाई, चौड़ाई में भी ऐसे करेंगे 20 मीटर है 21 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर के जो है पहले हमने सेंटीमीटर बना लिए। ये आपको पैमाना आना चाहिए, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 20 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर प्लस आपका 21 सेमी, तो ये आपका हो गया 2021 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या है, ये ऐसे वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सकता है। ऐसे में क्या करते हैं हम, इसमें जो है हम में से निकालेंगे, बड़े से जो हमने बड़ी से बड़ी टाइल निकालनी है तो वो में से निकाल लेंगे उस भुजा का, हमें भुजा बतानी है वर्गाकार टाइल की। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, भाग विधि से हम में से निकाल लेंगे। यहाँ पर जो है इस तरीके से 6407, यहाँ पे सबसे पहले हम जो है इसको भाग देंगे 3 बार, 3 बार भाग देने पर जो है हमारा इस तरीके से गुणा आती है, इसे घटाते हैं, ये आता है आपका 4, फिर 4 आता है, फिर आपका आता है 3। उसके बाद ये वाली संख्या यहाँ उठा कर लाएंगे, ये वाली संख्या यहाँ उठा कर लाएंगे, तो ये आपका इसे भाग देगा लगभग लगभग 5 बार, 5 बार भाग देने पर यह आएगा 1720। फिर इसे यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा आपका 301, 301 घटाने के बाद 344 को हम भाग देंगे, 344 का न 301 का न 301 ही बार भाग जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 43, 43 से जो है 301 को भाग देंगे, 301 को भाग देंगे तो ये 7 बार हमारा पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसका में से जो हुआ क्या हुआ हमारा 43 हुआ, तो में से बराबर कितना आया 43 आया। तो इसका आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा 43 सेमी भुजा वाली वर्गाकार टाइल चाहिए, यानी कि जिसकी प्रत्येक भुजा 43 सेंटीमीटर की हो। ऐसी बड़ी से बड़ी टाइल जो है इस इतनी बड़ी लंबाई चौड़ाई के कमरे में लग सकती है, जिसकी लंबाई इतनी हो और जिसकी चौड़ाई इतनी हो। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब आपका आता है वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल का जो है वो दे रखा है इन्होंने, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी व्यास बताना है। सबसे पहले देखते हैं वृत्ताकार। वृत्त जो होता है इस ये बोलते हैं इसे वृत्त, इसमें बीच में होता है केंद्र, केंद्र होता है, इसे केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी से परिधि बोलते हैं। चार तरफ जो है क्या है ये जो है आपकी ये क्या होती है परिधि होती है, ये आपकी होती है परिधि, परिधि। और ये केंद्र होता है आपका केंद्र, परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगुना कर देते हैं तो यहां से यहां तक दुगुना कर दिया तो ये सारा क्या हो गया आपका व्यास हो गया, यानी कि पूरा यहां से लेके यहां तक जो केंद्र से जाए तो व्यास। बिना केंद्र के कोई भी लाइन दूसरे कोने तक जाती है तो उसे जीवा बोलते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इनके बारे में जो है आपको क्लास में डिस्कस किया गया था, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य वो है क्या है। सबसे पहली बात है व्यास क्या होता है आपका, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, यानी 2 गुणा त्रिज्या, ये सवाल में काम आने वाला है। और परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का जो सूत्र होता है आपका वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है आपका वृत्त में पाई स्क्वायर आर होता है। तो यह क्षेत्रफल से संबंधित बात, वृत्त का क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है, तो 154 वर्ग मीटर यहाँ पर क्षेत्रफल है वृत्त का, और उसके बराबर क्या है आपका पाई r2। पाई का मान जो होता है वो होता है आपका 22/7। कहीं कहीं जब पॉइंटों का सवाल आता है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये कोई सही मान एक्यूरेट नहीं होता, लगभग में होते हैं मान। तो 154 बराबर क्या होगा, पाई का मान हो गया आपका 22/7 गुणा r का स्क्वायर ही रहेगा। अब ये इधर गुणा कर रहा है, इधर मतलब उल्टी हो जाएगी, भिन्न जाएगा। 154 गुणा 7/22 हो गया ये। तो इस तरीके से आर स्क्वायर आ गया ये, इसे 22 से हम इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 7 गुणा 7 बराबर आर। और आर का जो है इधर से हम जो है वर्ग घटाएंगे तो ये इसका अंडर रूट कर देगा,
7 गुणा 7 का, ये आ जाएगा r बराबर आपका 7। तो r बराबर आपका आ गया 7। तो आपका व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास होता है 2 गुणा r, यानी कि 2 गुणा 7। तो 2 गुणा 7 बराबर इसका आंसर कितना आ गया आपका 14 आ गया। 7 दूनी 14, 14 इसका आंसर आ गया। इससे अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। सरलीकरण का क्वेश्चन है, ओडोमास लगा सकते हैं। सबसे पहले जो है छोटी ब्रैकेट खोलते हैं, फिर बड़ी ब्रैकेट खोल मंझली ब्रैकेट खोलते हैं, फिर जो है सबसे पहले सोल्व करते हैं, भाग करते हैं। ये सब जो है बहुत सिंपल सवाल है। तो फिर सबसे पहले इसमें क्या हमने ब्रैकेट खोलनी सारी, 112 है माइनस 121 भाग 121 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 7। जो बार था इसका वो भी हमने सोल्व कर दिया। अब क्या आता है 122 माइनस 121 से 121 को भाग गई 1 आया, और यहाँ पर प्लस 4 माइनस 3 और माइनस 7 कितने हो गए आपके 10 हो गए। इसके बाद आपका आता है 112 माइनस आपका कितना हुआ, ये सॉरी यहाँ माइनस 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 ही रहेगा। तो ये आपका ये प्लस के 5 है, माइनस के 10 है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 5। और 112 है माइनस बाहर तो अंदर का चिन्ह बदल देगा, माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा आपका 117। ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 40 संतरों का भार ग्रामों में नीचे दिया गया है। तो ये जो ये संतरे हैं इनके अलग अलग भार हैं। 70 लास्ट वाली संख्या 70 है। वर्ग माप 10 लेकर टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। अच्छा, इसमें जो है बारंबारता जो है टैली चिन्ह वाला जो है सवाल है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन संख्याओं को या तो हम इन्हें आरोही में लिखेंगे, आरोही क्रम में, या अवरोही क्रम में लिखने। आरोही का मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हम यहाँ पर आरोही क्रम लिख रहे हैं इनका। फिलहाल आरोही में सबसे पहले कौन सी है, यहाँ पर 30 है। 30 है आपकी, जैसे 30 हो गई है, ये आप 30 30 30 और 30 जो है हमारा इसमें 3 बार आई है। 30 30 30 3 बार 30 30 लिख दिया। ये मैंने पहले ही छांट रखी है। तो पहले सबसे पहले आप 30 30 छांटेंगे, उसके बाद आप 35 देखेंगे एक ही बार है। फिर जो है इसमें 40 40 40 3 बार है। उसके बाद आपका 45 45 और उसके बाद जो है 3 बार है 45। और उसके बाद जो है आपका 50 है। उसके बाद 55 55 55 3 बार है। और उसके बाद जो है आपका 60 है, 60 60 और 60 ये आपका 3 बार है। उसके बाद आपका 65 है, 65 65 2 बार है। आपका 70 70 और 70 70 और एक बार और है 70 और 1 2 3 4 5 6 7 जो है ये आपका 70 हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 70 5 ही बार होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 70 जो है इस सवाल में थोड़ा जो है एकाग्रता के साथ ये सवाल होते हैं। फिर आपके बाद आता है 75 75 75 और उसके बाद आता है आपका 80 80, यानी कि 2 बार इसमें 80 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, साफ साफ तरीके से पेपर में वर्ग अंतराल अंतराल। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर बारंबारता बारंबारता। और उसके बाद लिखेंगे हम टैली चिन्ह टैली चिन्ह टैली चिन्ह। यहाँ पर टैली चिन्ह लिखेंगे, इनके कॉलम बना लेंगे इस तरीके से। पटरी से अपने पेपर में पटरी प्रकार का प्रयोग आप पटरी प्रकार ले जाते हैं, इस तरीके से हमने कॉलम बना लिए। इस तरीके से हम लाइन खींच सकते हैं। तो पहला जो हमारा वर्ग अंतराल बनाएंगे हम 30 से 40 का बनाएंगे। उसके बाद जो बनाएंगे हम 40 से जो है हम 50 का बनाएंगे। फिर हम 50 से 60 का बनाएंगे, 60 का 70 से बनाएंगे, 70 का हम 80 से बनाएंगे और 80 से हम जो है 90 का बनाएंगे। 80 से 90 का, क्योंकि हमारा 90 से ऊपर कोई संख्या नहीं है और 30 से नीचे कोई संख्या नहीं है। 30 से शुरू करा वर्ग अंतराल और 10-10 का इसमें अंतर मतलब वर्ग अंतराल लिख के चलते हैं। अब 30 से जो है हम 40 तक की संख्या नहीं देखेंगे, 39 तक की संख्या देखेंगे, क्योंकि 40 हम अगले
कॉलम में गिन लेंगे। तो 30 से 39 तक की संख्या कितनी है, कितनी कितनी बार है, तो यहाँ पर 30 जो है आपका 3 बार आया, 35 एक बार आया, तो ये 4 बार आपकी इसमें 4 संख्याएं आ गई। 40 से 50 देखेंगे तो 40 1 2 3 आपका 45 है, 3 बार, तो ये 3 और 3 6 बार, छह संख्या यहाँ का पर आ गई। आपका जो है उसके बाद आता है 50 से 60, तो 50 एक हो गया, 2 3 4, तो ये आ गया आपका 4 बार 50 से 60। उसके बाद जो है आपका 60 से 70 आता है, तो 60 से 70 1 2 3 4 5 6, नहीं नहीं नहीं, 1 2 3 4 5, 5 ही बार है, तो 5 बार लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपका आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 75, इसमें 3 बार दिया है, तो ये आ जाएगा आपका 9। और 80 से 90 कितनी बार है, तो 80 इसमें 2 ही बार आया है, तो ये आपका आ गया 2 बार। तो अब जो है इस तरीके से आप इन लाइनों को जो है कॉलम में बांट सकते हैं अपनी पटरी से, या कॉपी में होती है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो चिन्ह बनेगा आपका, 4 को टैली में लिखते हैं 1 2 3 4, इस तरीके 4 लिखा गया। फिर हमें लिखना है 6, तो 6 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4, और 4 से ज्यादा हम लाइन खींचते नहीं, तो 4 को इस तरीके से लाइन कर देंगे, ये हो गया 5। और 5 होने के बाद अभी 1 को लिखना है, तो 1 अलग से लिख देंगे, तो ये हो गया 6। 4 के लिए फिर वही 1 2 3 4, फिर अगला आपका है 1 2 3 4, और इस पे लाइन खींच दी, ये हो गया 5। अगला है 9 आपका, तो पहले 1 2 3 4, और ऐसा कर दिया हमने 5, और 5 के बाद 1 2 3 4, ये हो गया 9, और उसके बाद ये हो गया आपका 2। तो इस तरीके से आपका टहली चिन्ह बन गया। ये सवाल आपके जो हैं इसी तरीके से पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश डीएलएड परीक्षाओं में, और ये परीक्षाएं आपके लिए जो है सिर का दर्द बनी हुई है। इसी तरीके से रोज एक ना एक जो हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे, कुछ सवाल सीखेंगे, कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, सूत्र सीखेंगे। तो इस तरीके से आपका रिवीजन से जो है आपको एक फायदा होने वाला है।